हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आयनिक बॉन्ड और इक्विवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, आयनिक वैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है या कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसको वे एटम जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उन्हें हम कैटाइन कहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281 ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास में Na+, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इस पर 1+ चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। 282 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे। जैसे अष्टक नियम के अनुसार 8 होने चाहिए, तो ये त्याग देगा तो इसके 8 रह जाएंगे। तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये 2 त्याग देगा तो इसके बाहरी कोश में 8 रह जाएंगे, ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। इसलिए इस पर 2 चार्ज आएगा, अर्थात जो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतना ही धनावेश आता है। तो ये धनायन कहलाते हैं या कैटायन कहलाते हैं। इसी प्रकार से वे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आता है और उन्हें हम एनायन कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उतना ही उन पर ऋणायन आता है, ऋणावेश आता है। जैसे Cl है तो Cl 287 अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पर 1 माइनस चार्ज आता है तो इसके बाहरी कोश में 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6 ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसके बाहरी कोश में भी 8 हो जाते हैं और O-2 पे चार्ज आ जाता है। यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो -2 चार्ज, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -1 चार्ज। इसी तरीके से इसने अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इस पर 1+ चार्ज, इसने ऑक्टेट पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया तो ये कहलाता है आपका धनायन। यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए तो ये धनायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, और वे एटम जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋणायन बनाते हैं। अब इन धनायन और ऋणायन के मध्य एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और इसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को ही हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि पिछली बार आप बताया था कि आयनों, अणुओं, परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ आयनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को ही हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे NaCl में हम आयनिक बॉन्ड को समझा रहे हैं, तो सोडियम है, सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 है, 281 इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 हो गया। क्लोरीन है 287, क्योंकि 17 होता है तो इसके बाहरी कोश में 7 हो गया। दोनों को ऑक्टेट पूरी करनी है तो आसान ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके अंतिम कक्षा में 8 हो जाएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके अंतिम कक्षा में 8 हो जाएंगे। तो इसी को हमने दिखाया है कि इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चला गया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर माइनस चार्ज आ गया, तो इसकी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गए, इसके भी बाहरी कोश में 8 हो गए। और इनके बीच जो ये कैटायन है, ये एनायन है, और इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, इसी को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसमें भी आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मैग्नीशियम 2,8 तो हो गया, ऑक्सीजन का 8, 2,6, तो मैग्नीशियम की ऑक्टेट पूरी हो जाएगी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी हो जाएगी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो इस पर +2 चार्ज आता है, इस पर -2 चार्ज आता है और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब हम यहाँ एक चीज़ और समझा रहे हैं कि वैध संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो ऐसे एटम्स, ऐसे कंपाउंड जिनके मध्य आयनिक बॉन्ड होता है या जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ऐसे कंपाउंड्स जिसके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है या आयनिक बॉन्ड बनता है, उन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे CaCl2
आपका MAl2O3, CaO, MgCl2, KCl इत्यादि बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में एटम्स द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे आपने अभी देखा कि NaCl में Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो इसकी +1 संयोजक वैध संयोजकता हो जाएगी। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था तो इसलिए -1 इसकी वैध संयोजकता होगी। MgO में Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे तो इसलिए +2 और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे तो इसलिए -2। अर्थात जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वही उसकी वैध संयोजकता कहलाती है। अब आयनिक बॉन्ड किन किन के मध्य बनता है, तो इसमें उन्होंने कहा कि मेटल और नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात धातु और अधातु के बीच में। इसी को कहा है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इनके मध्य बनता है। अब मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कैसे पहचानेंगे, मेटल को कैसे पहचानेंगे, इसकी शर्त यह है कि जिनकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे पहले वाले कोश में 8 होते हैं, उनको हम धातु कहते हैं, उनको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। कारण कि ये एक अपने अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का, वैलेंसी सेल का 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं आसानी से, तो ये मेटल्स कहलाएंगे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे क्योंकि इन पर धनावेश आ जाएगा। इसी प्रकार से अधातु या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, तो इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या अधातु कहलाते हैं और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स धातु कहलाते हैं। इन्हीं के मध्य में, इसी को हमने तीसरे पॉइंट में कहा है कि ऐसे एटम्स जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक होता है उनके मध्य भी आयनिक बॉन्ड बनता है। तो 3 शर्तें हैं, मेटल, नॉन मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या ये कह दें कि ऐसे एटम्स जिनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक होगा वो वैध संयोजी बंध बनाते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी विशेषताएं, तो उसमें 2-3 विशेषताएं हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी PDF में आपको डिटेल में भेज रखा है। एक तो ये प्रश्न आता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? इसके पीछे कारण ये होता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये आयनों से मिलकर के बनते हैं और आयनों के मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी लैटिस एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होती है और उस लैटिस एनर्जी को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। इसी प्रकार से जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं और गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में इनमें ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका कारण ये होती है ठोस अवस्था में इनमें फ्री आयंस, मुक्त आयंस नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में इनमें फ्री आयंस होते हैं और ये फ्री आयंस ही इनमें इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो है पोलर सॉल्वेंट में या आयनिक सॉल्वेंट में ये विलेय होते हैं, नॉन पोलर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए NaCl है, जब हम इसको घोलेंगे या इसे पिघलाएंगे तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में, तो ये धनायन और ऋणायन बना देगा। इन धनायन और ऋणायन ये फ्री होंगे और ये आयन में ये गलित अवस्था में मूव कर सकते हैं और इन्हीं के आधार पर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इनमें ये आयंस नहीं होते, जिसके कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। दूसरा, पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं, इसका पीछे लॉजिक है। जैसे NaCl है तो NaCl है, अब अगर ये वाटर के साथ, तो वाटर H+ और OH-, तो इसमें ये माइनस ही होती है, प्लस होता है, तो ये माइनस इस प्लस के साथ में क्रिया कर लेगा तो बना देगा HCl और ये इसके साथ क्रिया कर लेगा तो ये बना देगा NaOH और ये आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहलाता है पोलर सॉल्वेंट, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपको कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं ये समझाएंगे।